योर फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं अंजू शर्मा, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर, और हम कर रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आज हम करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करते हैं, क्योंकि इसमें जो लिगेंड्स हैं उसको हमने अरेंज किया है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जो कि डिसाइड करते हैं कितनी स्प्लिटिंग होगी, किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, और कौन से ऐसे लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा सकते हैं जिससे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कुड बी डिटरमिन्ड। सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहता है द सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, आप अमोनिया को एक स्टैंडर्ड ले लीजिए। अमोनिया से पीछे पीछे जितने भी लिगेंड्स हैं उन सबको हम वीक लिगेंड की तरह कंसिडर करते हैं। अमोनिया कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और इसके बाद EN, CN, CO ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, राइट, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके पेयर करवा सकते हैं। सो आपको 1 मार्क का इस पे क्वेश्चन पुट होता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप इसमें से जितने एलिमेंट्स आपको याद हो सकते हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे कि हेलोजेंस हैं तो IBr, Cl, F आपको ये दिख जाएंगे, ये बहुत पॉपुलर वाले हैं आपके पास। ऑक्जेलेट, वाटर, EDTA, ये सब जो हैं अमोनिया के पीछे आते हैं, और उसके बाद है EN, CN, CO विच आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। यहाँ पर ये रहा अमोनिया, ये थोड़ी सी डिटेल्ड और है, जो हमने पहले लिखी थी वो NCERT में गिवन है। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़े से और इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स मिल जाते हैं। ये वाले वीक हैं और नीचे वाले स्ट्रॉन्ग हैं। अब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग क्या कहता है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो लिगेंड्स को और मेटल एटम्स को या आयंस को एक पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करती है। तो जैसे चार्जेस में आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वैसा ही कुछ होता है लिगेंड्स और मेटल एटम्स में। जब ये आपस में एक दूसरे के को अप्रोच करते हैं तो इनमें रिपल्शंस होंगी, जिस रिपल्शन की वजह से डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है और वो स्प्लिट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से प्लेन्स में लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है जिसमें हम 6 लिगेंड्स कंसिडर करते हैं कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स उसमें बनने वाले हैं, वो अप्रोच करेंगे इन डी ऑर्बिटल्स को इन दोनों लिगेंड्स के प्लेन में, जिसकी वजह से ये जो दोनों लिगेंड्स हैं इनको ज़्यादा रिपल्शन फील होगी और ये अबाव द प्लेन चले जाते हैं 3/5 ऑफ द टोटल एनर्जी से। दिस डेल्टा O represents the octahedral splitting energy. So ये 3/5 of the total energy से ऊपर, और जो ये 3 orbitals हैं ये 2/5 of the total energy से नीचे आ जाते हैं। अब इसमें इनको जो 2 सेट है ऑर्बिटल्स का, इनको EG ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और ये जो 3 का सेट है इनको T2G ऑर्बिटल्स कहा जाता है, राइट। अभी जब ये पांचों सेम एनर्जी के हैं इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट, अब आप इसको अगर डायग्रामेटिकली देखते हो कि किस तरह से ये लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो इस तरह से इन प्लेन्स में लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में इनके प्लेन में ये ज़्यादा लिगेंड्स इनके प्लेन में अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, और स्टेबिलिटी पाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स ऊपर जंप कर जाते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स ऊपर जंप कर जाते हैं, और इसी स्टेबलाइजेशन को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कि स्टेबल होने के लिए जो इनको एनर्जी लगती है। देन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में सेम होगा, लेकिन इस वक्त 4 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, और इसमें रिवर्स है। इसमें ये जो DXY, YZ और XZ ऑर्बिटल्स हैं इनके प्लेन में लिगेंड्स अप्रोच करने की वजह से ये ज़्यादा रेज हो जाते हैं। तो ये 3 का सेट जो है 2/5 ऑफ द टोटल एनर्जी से ऊपर जंप करेगा, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये 3/5 ऑफ द टोटल एनर्जी से नीचे जंप करेंगे। तो अगेन इनकी डीजेनरेसी डिसॉल्व हो जाएगी, और ये 2 सेट्स में
आपस में स्प्लिट हो जाएंगे। लेकिन जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से काफ़ी कम होती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये 4 लिगेंड्स जो है अप्रोच कर रहे हैं और दैट इज रिजल्टिंग इन दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग विच इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के फॉर्म में उसको कंसिडर किया जाता है। तो कहता है इट कंसिडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक, दीज इंटरैक्शंस आर सिमिलर टू दोज बिटवीन ions in the crystal, therefore called crystal field theory. The arrangement of ligands is such that repulsions between these negative points is minimum, and it considers effect of ligands in the relative energies of d orbitals. आपने देखा किस तरह से अलग अलग सेट्स में वो स्प्लिट हो जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो स्प्लिटिंग हुई है वहाँ पर कौन से ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो भी, जैसे अगर आप ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कर रहे हो तो ऊपर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी 3/5 ऑफ द टोटल एनर्जी होती है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद 3/5 ऑफ द एनर्जी, और नीचे वाला सेट जो है उसमें 2/5 ऑफ द एनर्जी होती है। तो माइनस साइन के साथ आपको 2/5 ऑफ द एनर्जी उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करनी होती है। सो इस हिसाब से देखा जाए, अगर आपके पास डी में 0 कॉन्फ़िगरेशन है तो CFSE 0 होगी। अगर 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में, तो हम उसको T2G1 लिखेंगे और उसकी जो एनर्जी है दैट विल बी -2/5 ऑफ टोटल एनर्जी। देन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 into this which gives you -4/5। Similarly 3 है तो 3 into this 4 के लिए T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और EG में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ कम है गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए। मतलब जैसे हमने किया कि जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। अब अगर आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? जैसे कि इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये डिसाइड करता है कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी या पेयरिंग एनर्जी। जो एनर्जी कम होती है वहीं पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आप कोई काम दो, आपको जो चीज़ आसान लगती है आप वही करोगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन करेगा कि जिसमें कम एनर्जी लगेगी वो वही करेगा। मतलब अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो वो स्प्लिट करना प्रेफर करेगा, मतलब अनपेयर्ड रहेगा, और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो पेयर करना प्रेफर करेगा। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ तब जाएगा जब स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ तब जाएगा जब पेयरिंग एनर्जी कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये कैलकुलेशंस करनी है। इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट विल बी +3/5 ऑफ डेल्टा नॉट, और इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट विल बी -2/5 ऑफ डेल्टा नॉट। इनसे मल्टीप्लाई करके आपको टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी मिल जाएगी। Then crystal field stabilization energy, a consequence of crystal field theory is that the distribution of electrons in the d orbitals can lead to the stabilization for some electron configuration. It is simple matter to calculate the stabilization since all that is needed is the electronic configuration. अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है अगर आपके पास, तो उसमें आपने देखा T2G हम सबसेट इसको लिखते हैं, और इसकी एनर्जी जो है दैट इज 2/5 -2/5 ऑफ द टोटल एनर्जी, जिसको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की एनर्जी बोलते हैं। और हायर एनर्जी में इट विल बी +3/5 ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। The final answer is then expressed in the multiple of crystal field splitting parameter delta. Then is based on the crystal field stabilization energies, D0 to D10 configuration can then be used to calculate octahedral splitting। जैसे मैंने आपको सिखाया पूरे टेबल में, उस तरह से आप टोटल एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हो।
और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में अगर आपको रिलेशन देखना है तो जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है दैट इज इक्वल टू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इनटू 4/9। मतलब जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है वो बहुत कम है, तो मतलब ये स्प्लिट करना प्रेफर करेंगे। स्प्लिट करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। अनपेयर्ड होंगे तो हाई स्पिन होगी, इसीलिए क्वेश्चन में पुट किया जाता है कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयर बिकॉज वो हाई स्पिन होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो वो स्प्लिट करना प्रेफर करना चाहते हैं। Then applications में the important applications of coordination compounds are as follows. The first is due to the formation of cyanide complexes, dicyanoaurate and dicyanoargentate, noble metals like gold and silver are extracted from their ore. The hemoglobin is a coordination compound of iron. The polymerization of ethene, the Ziegler-Natta catalyst, combination of triethyl aluminium and titanium tetrachloride is used. So ये सब coordination compounds हैं, जैसे मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कोबाल्ट, ये सब coordination compounds हैं। So वैसे ही polymerization में हम यूज करते हैं Ziegler-Natta catalyst. Next is a complex metal catalyst used in the hydrogenation of alkenes. When the aqueous ammonia is mixed with the copper sulfate solution, a deep blue complex soluble in water is formed, and this reaction is helpful in detecting cupric ion present in the salt. मतलब analytic reactions में भी ये useful हैं. So next is metal carbonyl bonding. Metal carbonyl bonding special इसलिए है क्योंकि जो carbonyl ligand है उसमें कार्बन के पास लोन पेयर तो है ही, साथ में वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को और वापस मेटल से अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी करता है, और उसे पाई एसिड लिगेंड भी कहा जाता है क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, जो कि लुइस के अकॉर्डिंग एसिड होता है, इसीलिए पाई एसिड लिगेंड. So metal carbonyls में it says metal carbonyls are homoleptic complex, मतलब कार्बोनाइल के सिवा इनके पास कोई और लिगेंड नहीं होगा. Example NiCO4. Now the metal carbon bond in metal carbonyls possesses both S and P character, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा उसमें और पाई बॉन्ड भी बनेगा, और ये लोन पेयर डोनेट करता है कार्बन to the d orbitals of the metal. Then MC bond is formed by the donation of the pair of electrons from filled d orbitals of the metal into vacant anti-bonding orbital of carbon monoxide. कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो खाली ऑर्बिटल है उसमें मेटल भी देगा, जो कि स्पेशल चीज़ है, और किसी को मेटल नहीं देता, लेकिन इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से मेटल इसको लोन पेयर डोनेट करता है. The metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthens the bond between CO and the metal. ये है आपके पास इसकी पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हो कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को, इस वक्त ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और जब मेटल वापस डोनेट करेगा कार्बन के खाली ऑर्बिटल्स में तब ये बनाएगा पाई बॉन्ड. तो दो बॉन्ड बनने की वजह से मेटल कार्बोनाइल जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसको साइनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं. Then the pi bond formed by the lateral overlap of filled inner orbitals of metal ion and vacant d orbital, the synergic bonding exists between carbonyls. कि इसे कहते हैं साइनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड. अब ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है मेटल कार्बोनाइल्स हैं, ये सेंट्रल मेटल है और कार्बोनाइल लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है. जैसे इसमें इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, यहाँ पर इसकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप है, और कार्बन और ऑक्सीजन में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, राइट. और यहाँ पर क्रोमियम को 6 कार्बोनाइल जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. बाय न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में आप देख सकते हो दो
मेटालिक एटम्स हैं। अभी तक जो हमने किए थे उसमें सिर्फ एक एक था, इसमें दो होंगे और कार्बोनाइल ही एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है और ये ब्रिज्ड बॉन्डिंग भी बना लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आपको ये बताता है कि कितना स्टेबल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स जब आप उसमें लीगेंड्स ऐड करोगे। जैसे कहते हैं अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन सेवरल स्टेप्स, कि पहले एक लीगेंड लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ईच प्रोसेस स्टेप इज रिवर्सिबल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नोन एज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। लेट अस कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ML4। अब 4 लिगेंड्स इसमें हमें लगाना है। द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, चारों स्टेप्स में जो कांस्टेंट्स होगा उनको मल्टीप्लाई करके यू विल बी गेटिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और अगर आप उसको 1 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट लिगेंड आपने लगाया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये कांस्टेंट्स, इन सबको मल्टीप्लाई करके मिलेगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। Then comes factors affecting stability of complexes. पहला क्या है, small size and high nuclear charge of central metal ion. Second is CFSE, crystal field stabilization energy. That should be more. Third is complexes containing chelating ligands. अगर chylation हो जाएगी, ring formation हो जाएगी, तब भी वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। एंड फोर्थ इज दे आर जनरली मोर स्टेबल। ऑक्टाहेड्रल, जैसे हमने किया था स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, सो ऑक्टाहेड्रल आर मोर स्टेबल। देन कम्स एप्लीकेशन। सो color of coordination compounds containing transition metal causes them to be extensively used in the industries for coloration of materials. उनकी ज़्यादातर एप्लीकेशन आपको मिलेगी डाइज में और पिगमेंट इंडस्ट्रीज में। Some complex compounds containing cyanide as a ligand are used in the process of electroplating. तो electroplating में भी यूज हो सकता है और वो फोटोग्राफी में भी यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट एप्लीकेशन इन बायोलॉजी। आपको क्वेश्चन मिलता है इस पे, तो आपको प्रॉपर 3 मार्क्स पे भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हीम कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज टेट्रा पायरोल और पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर और सेंट्रल एटम है उसमें Fe2 पॉजिटिव। Then vitamin B12 consists of tetra pyrrole porphyrin ring complex with central cobalt 3 positive ion and उसका coordination number है 6. And third is chlorophyll जो कि मैग्नीशियम का complex है। So ये है आपके पास hemoglobin, this is chlorophyll जो कि मैग्नीशियम का complex है, and this one is vitamin B12 जो कि cobalt का complex है। Then application in laboratory में nickel 2 positive is estimated using a complexing agent dimethyl glyoxide. The hardness of water is estimated using complexes of calcium 2 positive, magnesium 2 positive with EDTA, ethylene diamine tetraacetate. And medicine में cisplatin को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। फोटोग्राफी का हमने पढ़ा कि वो फिल्म को डेवलप करने में यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, इन सब में साइनाइड आयंस को यूज़ किया जाता है मेटलर्जी में। सो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके सिस्प्लेटिन, देन निकल कॉम्प्लेक्स जो कैटलिस्ट में यूज़ होगा। So this was the application of coordination compounds. हमने देखा कि कितने यूजफुल है coordination compounds, चाहे वो मेडिसिनल फील्ड हो, चाहे वो बायोलॉजिकल फील्ड हो, चाहे वो एनालिटिक फील्ड हो। हमने देखा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस तरह से मिलती है जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं। 6 लिगेंड्स के टाइम पे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, ऊपर जाएंगे 2 ऑर्बिटल्स, नीचे जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स। दिस विल बी रिवर्स फॉर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ये स्प्लिटिंग से उनको मिलती है एनर्जी विच इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये डिटरमिन करते हैं लिगेंड्स जिनको हमने उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में।
अब जब ये आप लिगेंड्स अगर पूरा आपको पता है कि कौन वीक लिगेंड है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिज्म निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 3 पॉजिटिव और एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 नेगेटिव। अब सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे मैंने बताया था एटॉमिक नंबर लिखोगे। 26 है आयरन का एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2 इज द कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन देन 3d6 देन 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकालोगे, 3 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से रिमूव करने हैं और एक 3d से रिमूव करोगे जो सबसे बाद में इसमें फिल हुआ होगा। तो उसको रिमूव करने के बाद आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो 3d में 5 हैं और उसके बाद आपके पास 4s है और 4p है और 4d है। This is 3d, this is 4s, this is 4p, this is 4d। अब वाटर एक वीक लिगेंड है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इसको पुश नहीं करेंगे, यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट 6 ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो बन जाएगी sp3d2, राइट। अब यही चीज अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें जो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसका कैलकुलेट करोगे, दैट इज 2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से इसके 3d में 6 रहेगा, 2 आपके 4s में से निकल जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th वन, राइट। और इसमें आपके पास 4s है, 4p है और 4d है। लेकिन साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले 3 ऑर्बिटल्स में ही रह जाएंगे। अब ये वेकेंट हो गए, तो अब जब लोन पेयर जाएगा साइनाइड का, वो जाएगा इन 6 ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी D2sp3। आपको हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ ये देख के करनी कौन से ऑर्बिटल में लोन पेयर जा रहा है। अब और जो चीजें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता पाई है वो ये, नाउ दिस इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो भी पैरामैग्नेटिक होगा वो कलर्ड होगा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आप √n/n+2 से निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो 4d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इसकी वजह से हम इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन इसमें देखोगे तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन 3d यूज हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सारे पेयर्ड हैं डायामैग्नेटिक, पेयरिंग की वजह से कलरलेस, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, राइट। और स्पिन इसकी लो स्पिन होगी क्योंकि कैंसिल हो जाती है। तो ये था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद आप कैसे VBT के ड्रॉबैक्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।